हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह ही काफ़ी कुछ सिमिलर सा है और इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग समझेंगे, डायग्राम्स के फॉर्मेट में और टेबलर फॉर्मेट में। डायग्राम्स के थ्रू हम समझेंगे इसको, इसमें क्या कंटेंट्स है। तो पहला चैप्टर इसका है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो भी सामान को बेचने के संबंध में कानून दिया गया है ना, कुछ भी सामान बेचते हैं, टीवी बेचते हैं, फ्रिज बेचते हैं, स्कूटर बेचते हैं, तो उसके संबंध में जो भी कानून दिया गया है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में दिया गया है। ठीक है। ये पूरे पूरे देश पे लागू है ये कानून, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 1930 को। अंग्रेजों के टाइम का कानून है लेकिन अभी भी लागू है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सेल ऑफ गुड्स के संबंध में, उस पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस भी लागू होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1882। ठीक है। तो अ, लेकिन शर्त ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होना चाहिए। मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स की सेल का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट सुपीरियर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंफीरियर है इस केस में। अगर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में के प्रोविजन में, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के जो प्रावधान है वो माने जाएंगे। किस केस में माने जाएंगे? जिस केस में जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तब, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के केस में नहीं। केवल सेल के कॉन्ट्रैक्ट में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रावधान सुपीरियर होंगे, और किस कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन उसका होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से तो फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रावधान ही माने जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए सेल ऑफ गुड्स, देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1882 के भी प्रावधान लागू है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पे। इसलिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट में उस टाइप की जैसे फ्री कंसेंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इस टाइप के प्रावधान सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं दिए हैं। तो ये प्रावधान हम लोग बारो कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और वो लागू होंगे इस सेल ऑफ गुड्स के सेल के कॉन्ट्रैक्ट पे भी। ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट में एक तरफ से ऑफर होती है, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस होती है। सेल ऑफ गुड्स में सामान जब बिक रहा है तो उसमें भी यही सेम चीज होगा। एक तरफ से ऑफर होगी, एक दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस होगी, और इसके प्रावधान हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से फॉलो करेंगे। इसीलिए जो भी पार्टीज हैं क्या बोलते हैं सेल कॉन्ट्रैक्ट की, वो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री कर देंगी, कर सकती है जो भी उनकी इच्छा हो। तो इसको आप डायग्राम से देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। इसमें जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के प्रावधान है वो पूरी तरीके से लागू होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के भी प्रावधान लागू होंगे, so, बशर्ते वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रावधानों के से कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल और एग्रीमेंट टू सेल, दो दो टर्म्स होते हैं, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन 4 में दिया हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। ठीक है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो गुड्स में जो उसकी ओनरशिप, उसका मालिकाना हक है, उसको या तो वो ट्रांसफर कर रहा है या ट्रांसफर करने की सहमति दे रहा है। ठीक है। प्रॉपर्टी को बोलते हैं मालिकाना हक। जो उस गुड्स में, सामान में उसका मालिकाना हक है, उसको वो ट्रांसफर करने की, ट्रांसफर या तो कर दे रहा है या फिर उसको ट्रांसफर करने के लिए एग्री कर रहा है। तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, मान लीजिए कोई सामान है, उस उसका आधा मालिक मैं हूँ, उस सामान के आधे का मालिक मैं हूँ और आधे का मालिक कोई दूसरा व्यक्ति है। तो हम दोनों के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है। मैं अपने आधी ओनरशिप दूसरे दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है। जरूरी नहीं है कि मतलब पूरी ओनरशिप मेरे ही पास हो तभी मैं ट्रांसफर करूंगा। मेरे पास एक कुछ पोर्शन है उस प्रॉपर्टी की, उस गुड्स की ओनरशिप, मैं आधा ही मालिक हूँ, चौथाई ही मालिक हूँ, तब भी मैं अपना हिस्सा ट्रांसफर कर सकता हूँ।
जो कॉन्ट्रैक्ट सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। मतलब एब्सोल्यूट मतलब बिना किसी कंडीशन के एज इट इज पूरा ट्रांसफर कर दिया, मैटर क्लोज हो गया। और कंडीशनल मतलब कुछ ट्रांसफर तो किया लेकिन संग में कुछ कंडीशन अटैच कर दी। देखिए, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है मतलब मालिकाना हक ट्रांसफर हो जाता है सेलर से बायर को, ठीक है, तो फिर वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर जो जो मालिकाना हक है गुड्स के अंदर, सामान के अंदर, वो ट्रांसफर होगा एट अ फ्यूचर डेट, भविष्य में किसी दिन में तारीख को ट्रांसफर होगा, या फिर ट्रांसफर होगा कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाए उसके बाद ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो फिर ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसको कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, क्योंकि अभी मालिकाना हक अभी तुरंत ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर तुरंत ट्रांसफर हो जाए मालिकाना हक तो वो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल है और वो सेल हो कहा जाएगा। और अगर फ्यूचर डेट में ट्रांसफर हो अथवा किसी कंडीशन के फुलफिल होने पे ट्रांसफर हो मालिकाना हक सेलर टू बायर, तो फिर वो एग्रीमेंट टू सेल। अब एग्रीमेंट टू सेल जो है वो कब सेल बन जाएगा, जब वो फ्यूचर डेट आ जाए तब वो एग्रीमेंट टू सेल कन्वर्ट हो जाएगा सेल में, ठीक है। या फिर वो कंडीशन फुलफिल हो जाए जिस कंडीशन पे ये था कि एग्री किया जाएगा तो सेल होगा। तो वो अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो फिर एग्रीमेंट टू सेल कन्वर्ट हो जाएगा सेल में, ठीक है। तो दो तरह की होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक होता है सेल, एक होता है एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। तो फिर अगर इसी को अपन ने अभी देखा था कि अगर ओनरशिप राइट्स तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं तो वो सेल है, और ओनरशिप राइट्स बाद में ट्रांसफर होंगे अभी नहीं हो रहे हैं तो वो एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल का हम लोग एक कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹25,000 ऑन 10 सितंबर। 10 सितंबर को 25,000 रुपए पे अपनी कार बेचने के लिए आज एग्री कर रहा है, आज 10 सितंबर नहीं है, तो ये एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है। एक्स एग्रीज टू बाय वाई साइकिल फॉर 1,000 आफ्टर एग्जैक्टली 1 मंथ, ये भी एग्रीमेंट टू सेल है। अच्छा, ये तो फ्यूचर डेट वाली हो गई। अगर कुछ कंडीशन पे है एग्रीमेंट टू सेल तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए में एग्री टू बाय बी कार व्हेन बी गेट्स ऑल द फॉल्ट रिपेयर। ए एग्री कर गया कि मैं तुम्हारी कार खरीद लूंगा अगर तुम इसकी सारी कमियां, इसकी सारी खराबियां दूर करा दो, जितनी भी फॉल्ट्स है। तो ये कंडीशनल है, ये कंडीशन पूरी हो जाएगी तो एग्रीमेंट टू सेल कन्वर्ट हो जाएगा सेल में, ठीक है। X agrees to buy B Y's gun provided lawyer of X gives his clearance. X एग्री कर जाता है कि मैं तुम्हारी गन खरीद लूंगा अगर मेरा लॉयर अलाउ कर देता है तो ये भी कंडीशनल है, कंडीशन पे है कि वो अगर फुलफिल हो गई। अभी फिलहाल ये एग्रीमेंट टू सेल है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो चुका, अब जो ट्रांसफर होना था प्रॉपर्टी राइट्स वो ट्रांसफर हो गए, ठीक है। और एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि अभी ये चल रहा है, अभी वो फ्यूचर डेट आएगी या वो कंडीशन फुलफिल होगी तब वो एग्जीक्यूट होगा, तो अभी ये एग्जीक्यूटरी है, ठीक है। और ये दोनों तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वो दो तरह के हो सकते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, चाहे सेल हो चाहे एग्रीमेंट टू सेल हो, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशंस अटैच नहीं होती है, ठीक है। ए बाइज अ बुक फ्रॉम द शॉपकीपर एंड पेज फॉर इट। ए ने दुकानदार से बुक खरीदा, उसका पैसा दे दिया और बुक ले ली, कोई कंडीशन अटैच नहीं है, तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, सेल इज मेड अलॉन्ग विद कंडीशन, एक शर्त के साथ सेल की गई है तो वो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। ए सेल्स हिज कार टू बी विद द कंडीशन दैट वी विल नॉट यूज इट इन एनी इलीगल एक्टिविटी। ए ने बी को कार अपनी बेची और शर्त ये लगा दी कि बी किसी को इस कार का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटी में नहीं करेगा, तो ये
कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक सेल और एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, सेल में ओनरशिप राइट तुरंत ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर की तरफ। डिलीवरी में भी गिवन, डिलीवरी में नॉट भी गिवन। ओनर्स मालिकाना हक ट्रांसफर हो गया सेल में, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामान का पोजीशन भी हैंड ओवर हो जाए। हो सकता है सेलर के पास ही पोजीशन पड़ा रहे, लेकिन अब सेलर मालिक नहीं रहेगा उसका, हो सकता है पोजीशन भी बायर को दे दिया जाए। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल में वो जो मालिकाना हक है वो बाद की किसी डेट पे वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, ऑन अ फ्यूचर डेट, या फिर कुछ कंडीशन फुलफिल होने पर फिर वो ट्रांसफर होगा। एग्रीमेंट टू सेल अगर फ्यूचर की डेट आ जाती है तो वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, या कंडीशन स्पेसिफाइड कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो तरीके के हो सकते हैं, एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। तो कैसे मालूम करें कि ये एब्सोल्यूट ये सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है? ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, वो सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है। तो उसके लिए आप ओनरशिप राइट्स देखिए कि ट्रांसफर हो गया तुरंत अभी कि नहीं हो गया। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना उसी समय ओनरशिप राइट ट्रांसफर हो गया अथवा नहीं हुआ। अगर हो गया ट्रांसफर तो ये सेल है, और अगर नहीं हुआ है बाद में ट्रांसफर होगा तो ये एग्रीमेंट टू सेल है। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, चाहे सेल हो या एग्रीमेंट टू सेल हो, वो उसके क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, उसको भी देखना होगा। दो पार्टी होना जरूरी है, एक बायर एक सेलर। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होना जरूरी होता है। तो एक बायर होगा, इसमें एक सेलर होगा। कोई भी व्यक्ति अपने आप से सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता कि मैं ही बेच रहा हूं, मैं ही खरीद रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बायर का डेफिनेशन क्या है सेक्शन 2(1) में? बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय गुड्स, जो खरीद लेता है या खरीदने की सहमति देता है। सेल के केस में खरीद लेता है और एग्रीमेंट टू सेल के केस में खरीदने की सहमति देता है। ठीक है, वो बायर है। सेलर क्या है? ठीक उसका उल्टा, who sells or agrees to sell goods. ठीक है, the buyer and seller are the two parties to a sale contract and are complementary terms. ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, A agrees to sell his car to B for a certain price. Here यहाँ पे A बेच रहा है तो A सेलर है और B बायर है, B खरीद रहा है। गुड्स होना चाहिए सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सेल कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स होना बहुत जरूरी है, बिना उसके सेल कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। सेक्शन 2(7) में दिया हुआ है, गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सब गुड्स है। ठीक है, दो चीजों को छोड़ दीजिए, एक तो एक्शनेबल क्लेम्स एंड दूसरा पैसा। जो करेंसी नोट्स हैं वो गुड्स नहीं है, वो भी मूवेबल है लेकिन गुड्स नहीं है। एक्शनेबल क्लेम्स वो होते हैं जो किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट एनफोर्स किए जा सकते हैं एक मुकदमे के थ्रू। मुझे किसी से पैसे लेने हैं या कुछ सामान लेना है, मेरा क्लेम है उस व्यक्ति पर, मेरा, अब मैं इसके लिए मुकदमा कर सकता हूँ, तो ये एक्शनेबल क्लेम है मेरा। इसको मैं, ये गुड्स नहीं है, लेकिन इसको मैं सेल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं शामिल कर सकता। ठीक है, तो ये मूवेबल आइटम जितने भी हैं वो सब गुड्स है, दो चीजों को छोड़ करके। और इसके अलावा इसमें स्टॉक्स भी शामिल है, शेयर्स भी शामिल है। ग्रोइंग जो जो फसल लगी हुई है जमीन पर, उग रही है, वो भी गुड्स में है शामिल। घास हो और दूसरी अन्य चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई है, जो कि विच आर एग्रीड टू बी सीवियर बिफोर सेल एंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दूसरी अन्य चीजें तो जो जमीन से जुड़ी हुई है, मूवेबल नहीं है, अभी फिलहाल मूवेबल नहीं है, लेकिन जिसके लिए एग्री किया जा रहा है सेल के वक्त इसको मूवेबल बना दिया जाएगा, जमीन से अलग कर दिया जाएगा इसको, तो वो भी गुड्स है क्योंकि वो अल्टीमेटली मूवेबल हो जाएंगे। जैसे फसल है, घास है, अभी जमीन से जुड़ी हुई है, अभी मूव नहीं कर सकती,
लेकिन इसको काट के हम अलग निकाल लेंगे और ये मूवेबल हो जाएगी। तो आज की डेट में भी ये गुड्स है, भले ही मूवेबल नहीं है। तो सारी मूवेबल चीज़ें गुड्स हैं। दो चीज़ें छोड़ दीजिए, एक्शनेबल क्लेम्स को और मनी को, बाकी सब चीज़ें गुड्स हैं। कुछ चीज़ें मूवेबल नहीं है, कुछ चीज़ें मूवेबल नहीं है, वो भी गुड्स हैं, जैसे ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह, ग्रास वगैरह, और जो दूसरी अन्य चीजें जमीन से जुड़ी है लेकिन उनको अलग किया जा सकता है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि हम मकान है तो वो भी मूवेबल है, इसको हम तोड़ करके अलग कर देंगे। आप मकान को तोड़ेंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा, ठीक है, तो वो इमूवेबल। अच्छा, गुड्स का जरूरी नहीं है कि वो टेंजिबल हो, वो इंटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल का क्या मतलब, जिसको हम छू सकते हैं। कोई बुक है, इसको हम टच कर सकते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं। ये मोबाइल है, इसको हम टच कर सकते हैं, ये टेंजिबल है, ये दिख रहा है, ये छुआ जा सकता है, ये टेंजिबल है। बहुत से अन्य चीजें होती हैं जो टेंजिबल नहीं होती, जैसे कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ठीक है, तो ये सब भी गुड्स हैं और लेकिन इनटेंजिबल। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, सेल में गुड्स के अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होती है, मालिकाना हक ट्रांसफर होता है, किससे, सेलर से बायर की ओर। यही मेन एसेंस है सेल कॉन्ट्रैक्ट का। इस सेल कॉन्ट्रैक्ट का यही मेन एसेंस है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। ओनरशिप ट्रांसफर होने का मतलब ये नहीं है कि सामान का फिजिकल पोजीशन भी उसको दिया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है सामान का फिजिकल पोजीशन नहीं शिफ्ट हो रहा हो, सेलर ही रखे हुआ हो पोजीशन, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, ठीक है। ये तो हम लोगों ने पढ़ाई था कि जो सेल के केस में इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है वो मालिकाना हक, ओनरशिप राइट्स, ठीक है। और एग्रीमेंट टू सेल के केस में लेटर ऑन बाद में कभी ट्रांसफर होगी। प्राइस भी बहुत जरूरी है, नेक्स्ट एलिमेंट। जो भी सामान दिया जा रहा है उसके बदले में प्राइस को, बायर को प्राइस देना होगा मनी फॉर्म में केवल, ठीक है, केवल मनी फॉर्म में देना होगा। और कैश सेल है तो वो तुरंत प्राइस देगा, अगर क्रेडिट सेल है तो वो बाद में देगा, उसको अभी प्रॉमिस दे रहा है कि बाद में हम पैसे देंगे, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है कि तुरंत ही पैसे देने हैं। वो कभी भी, बायर जो है कभी सामान के बदले सामान नहीं दे सकता, ये बार्टर सिस्टम नहीं कवर होगा इसके अंदर। तो अगर वो सामान के बदले सामान दे रहा है तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत वो ट्रांजैक्शन कवर नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए वो सामान के ले रहा है बायर, और सामान के बदले थोड़ा सामान दे रहा है, थोड़ा पैसे दे रहा है, तो फिर वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर सामान के बदले में पूरा सामान ही दे रहा है तो फिर वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े थे, वो सारे एलिमेंट्स इस कॉन्ट्रैक्ट में भी होने चाहिए। जैसे फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अन्य जितने भी रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होती हैं वो इसमें भी, इस कॉन्ट्रैक्ट में भी होने चाहिए। तो एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो पार्टियां होती है, बायर सेलर, गुड्स की ट्रेडिंग होती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स होता है, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति को मालिकाना हक ट्रांसफर होता है गुड्स में, पैसे में ही पेमेंट होना चाहिए, पार्टली गुड्स और पार्टली पैसा हो सकता है। और जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट में एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल्स होते हैं, वो भी इसमें होने चाहिए। अच्छा, कोई सामान गुड्स है कि नहीं, अभी हम लोगों ने देखा पढ़ा था गुड्स की डेफिनेशन, वो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो चेक करिए कि वो मूवेबल है कि नहीं। हाँ, अगर मूवेबल है और वो एक्शनेबल क्लेम्स है या मनी है तो वो गुड्स नहीं है। कुछ भी और आइटम है जो मूवेबल है तो वो गुड्स है। अगर वो मूवेबल नहीं है और अगर ऐसी कोई चीज है जो उसको जमीन से जुड़ी हुई है और लेकिन उसको सेल से पहले काट करके, तोड़ करके या कैसे भी अलग किया जा सकता है, जमीन के संग अटैच नहीं रहेगी सेल के टाइम, तो वो भी गुड्स है। और अगर एज अन्य कोई भी इमूवेबल आइटम है तो वो गुड्स नहीं है। अच्छा, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता कैसे है, ठीक है, बहुत सरल है। सेक्शन 5 में दिया है, a contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and the acceptance of such offer।
दोनों की तरफ से ऑफर हो सकती है, बायर की तरफ से भी या सेलर की तरफ से भी। कि सेलर ने ऑफर दिया कि मैं अपनी स्कूटर बेचना चाहता हूँ 5,000 रुपये में, बायर ने एक्सेप्ट कर लिया। बायर ने ऑफर दिया मैं तुम्हारी स्कूटर खरीदना चाहता हूँ 5,000 रुपये में, सेलर ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स भी हो सकता है कि तुरंत अभी सामान देना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस भी हो सकता है, तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, या फिर डिलीवरी और पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर ये भी हो सकता है डिलीवरी और पेमेंट या फिर दोनों ही फ्यूचर डेट के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। इस तरीके के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या तो राइटिंग में भी हो सकते हैं या वर्बल भी हो सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से भी हो सकते हैं, पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली इन बाय वर्ड ऑफ माउथ भी हो सकते हैं, थोड़ा लिखित में है थोड़ा सा वर्बल है, और पार्टीज के कंडक्ट से भी ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, पार्टी के व्यवहार से भी ये हो सकता है। तो प्राइस और डिलीवरी का जो कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो आपस में वो लोग म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। ये भी इमीडिएट पेमेंट भी हो सकता है, वो इमीडिएट डिलीवरी भी हो सकता है। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट हो सकता है, और क्या बोलते हैं पेमेंट या डिलीवरी फ्यूचर डेट के लिए भी हो सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है। अच्छा, आप गुड्स के बारे में थोड़ा जानेंगे, तो गुड्स क्या होता है और इसके क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में कि सारे मूवेबल आइटम्स गुड्स होते हैं, केवल दो छोड़ करके एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। बाकी जो आइटम अटैच्ड हैं वो भी अगर अलग किए जा सकते हैं तो वो भी गुड्स हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के गुड्स होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में है, द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल may be either existing goods owned or possessed by the seller or future goods। ठीक है, तो ये सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में दिया है कि जो गुड्स सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, वो एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकते हैं, आज की डेट में उपलब्ध हैं। ठीक है, वो सेलर द्वारा ओन्ड हो सकते हैं, सेलर द्वारा पोजेस्ड हो सकते हैं, उसका पोजेशन हो सकता है सेलर के पास, या फिर वो फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं कि फ्यूचर में गुड्स क्रिएट होंगे या फिर मेरे पास आएंगे किसी तरीके से तब मैं बेचूंगा, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन एग्जिस्टिंग गुड्स जो हैं, अभी हम लोग एग्जिस्टिंग गुड्स देखेंगे इस पॉइंट में। एग्जिस्टिंग गुड्स जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, और आर इन सेलर्स ओनरशिप और पोजीशन और पोजीशन, या तो सेलर की ओनरशिप में है या फिर पोजीशन में है या फिर दोनों है या दोनों में से एक है, केवल ओनरशिप है या केवल पोजीशन है, मतलब पोजीशन है ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप है पोजीशन नहीं है। ठीक है, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो कोई भी सेलर है उसके पास हो सकता है पोजीशन हो केवल, उसके पास ओनरशिप नहीं हो, जैसे वो एजेंट है। ठीक है, या प्लेजी है, उसके पास गिरवी रखा हुआ है सामान, वो बेच रहा है, तो वो जरूरी नहीं है ओनर हो तभी वो बेचेगा। ठीक है, तो इस केस में भी उसको राइट सेल करने का राइट मिल सकता है। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं इसको दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, एक स्पेसिफिक गुड्स, एक अनसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स सेक्शन 214 में है, स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड। तो स्पेसिफिक गुड मतलब इस पे आइडेंटिफाई कर लिया है, ये वाली स्कूटर है इसको मैं बेच रहा हूँ, ये वाली पेन है इसको मैं बेच रहा हूँ, ये पर्टिकुलर पेन। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक गुड्स है। और अनसर्टेन गुड्स क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम आइडेंटिफाइड नहीं है, अनसर्टेन है।
जैसे यहाँ पे 10 बोरी चीनी रखी हुई है, मैं 1 बोरी चीनी दूंगा, मैं कौन सी बोरी दूंगा ये नहीं बताया हूँ, ठीक है। तो ये अनअसरटेन गुड है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं 10 बाहर आके देख गया मेरे पास 10 बोरी चीनी है, उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 1 बोरी चीनी खरीदने का। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि 10 में से कौन सी वाली बोरी बिकेगी, ठीक है। तो ये अनअसरटेन गुड है। जैसे ही मैं उस स्टॉक में से एक बोरी निकाल करके बाहर कर लूंगा तो फिर वो स्पेसिफिक गुड हो जाएगा, क्योंकि अब वो 1 बोरी जाएगी। हम लोगों ने देखा था फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। तो फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, अभी गुड्स है नहीं सेलर के पास, वो या तो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होंगे या फिर प्रोड्यूस किए जाएंगे उसके द्वारा, या फिर एक्वायर किए जाएंगे, कहीं से आएगा उसके पास, वो लाएगा। फ्यूचर गुड्स या तो वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है और नॉट येट एक्वायर्ड बाय द सेलर, या तो वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है और या फिर वो एग्जिस्टेंस में है लेकिन सेलर ने एक्वायर नहीं किया है, किसी और के पास है, किसी और के मालिकाना हक में है, ठीक है। तो सेलर जब एक्वायर कर लेगा तब वो बेचेगा। तो अभी ये फ्यूचर गुड्स हैं क्योंकि सेलर के ने एक्वायर अभी तक नहीं किया है। और या फिर वो हो सकता है वो एग्जिस्टेंस में नहीं हो, अभी बाद में प्रोड्यूस किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो अब एब्सोल्यूट सेल तो हम नहीं कर सकते ना, मतलब अब अभी हम सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सामान है ही नहीं, या तो मेरे मालिकाना हक में नहीं है या फिर वो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हम तुरंत सेल नहीं कर सकते, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी जब मेरी मालिकाना हक में नहीं है, प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। पोजीशन तो चलिए बाद में भी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ओनरशिप में कैसे ट्रांसफर कर दूंगा। इसलिए मैं अभी सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता उसके संग, लेकिन मैं एग्रीमेंट टू सेल कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए हो जाए, अभी प्रेजेंट सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ऐसे केसेस में, तो फिर वो एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, भले वो सेल का था। थर्ड चीज होती है ये गुड काइंड्स ऑफ गुड्स में, थर्ड भी होता है कंटिजेंट गुड्स। कंटिजेंट गुड्स वो होते हैं कि जिसको एक्वायर करना एक कंटिजेंट इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। फ्यूचर गुड है ये, सॉरी फ्यूचर गुड नहीं है ये, कंटिजेंट गुड है। ये कंटिजेंट गुड है। देयर मे बी a contract for sale of goods the acquisition of which by the seller depends upon the contingency which may or may not happen। वो गुड्स सेलर एक्वायर करेगा फ्यूचर में, वो हो एक इवेंट अगर हो जाएगा तो उसको एक्विजिशन हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो एक्वायर नहीं भी कर पाएगा। दोनों ही संभावना है कि वो एक्वायर कर पाए ना कर पाए। अगर एक्वायर कर लिया तो बेचेगा, नहीं एक्वायर कर पाया तो नहीं बेचेगा। इस केस में भी केवल एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है क्योंकि अभी उसके पास आया नहीं है ओनरशिप। तो अगर वो कंटिजेंट इवेंट नहीं हुआ, फेवरेबल रिजल्ट नहीं रहा कंटिजेंट इवेंट का, और सेलर एक्वायर नहीं कर पाता है गुड्स को, कंटिजेंट गुड्स को, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल से देख लीजिए, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कुछ एंटीक आइटम सेल करने के लिए। अगर ए उसको किसी नीलामी में खरीद पाता है तो, अगर वो ए, तो फिर वो बी को बेचेगा वो एंटीक आइटम। और अगर अगर वो नहीं खरीद पाता नीलामी में तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। यही काइंड्स ऑफ गुड हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स में स्पेसिफिक गुड्स, अनसर्टेन गुड्स। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए कॉन्ट्रैक्ट का, सेक्शन 7 में दिया है गुड्स पेरिशिंग पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर गुड्स कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही खत्म हो गए, गुड्स खराब हो गए, where a contract is a where there is a contract for the sale of specific goods, ठीक है, ये स्पेसिफाइड है कि ये वाले गुड्स होंगे। द कॉन्ट्रैक्ट इज void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made perished or became so damaged as no longer to answer to their description in the contract। सेलर को नॉलेज नहीं थी
और उसकी गुड्स पेरिश हो गए, खराब हो गए हैं, और या फिर इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है कि जो जो बता करके बेचा गया है कि ये इस टाइप का गुड्स है, वो उससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर ये क्या बोलते हैं कि तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा इस केस में, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का वही डिस्ट्रॉय हो गया, पेरिश हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, या तो गुड्स पेरिश हो गए हैं या फिर सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने से पहले ही और उसको मालूम नहीं है क्या सेलर को कि ऐसा हो गया है, उसकी नॉलेज में नहीं है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन मान लीजिए एग्रीमेंट तो सेल हुआ था और अभी सेल होना है कुछ समय बाद, सेल कब होगा, या तो समय उस दिन आएगा या फिर कंडीशन फुलफिल होगी तब सेल होगा। अब इस पीरियड के दौरान सामान खराब हो गया, ठीक है, पीरियड के दौरान सामान खराब हो गया, और तो इसमें बायर या सेलर की कोई फॉल्ट नहीं थी, इसे खराब होने में बायर या सेलर की कोई फॉल्ट नहीं थी, तो फिर एग्रीमेंट टू सेल जो है ये वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अब सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन इस केस में ये देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तो हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए रिस्क ट्रांसफर हो गया था बायर की ओर कि अब सारी रिस्क तुम्हारी है, तो फिर वो बायर को लॉस बियर करना होगा। अच्छा, आप डिलीवरी देख लेते हैं। सामान में अगर सामान को डिलीवर भी करना है, चाहे तुरंत चाहे बाद में, तो डिलीवरी की डेफिनेशन सेक्शन 2(2) में है, डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वॉलंटरीली ट्रांसफर किया जा रहा है, जबरदस्ती नहीं लिया जा रहा है, वॉलंटरी ट्रांसफर किया जा रहा है एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को, ठीक है, सेलर के द्वारा बायर को। तो डिलीवरी 3 प्रकार की हो सकती है। एक्चुअल डिलीवरी, जब फिजिकली हैंड ओवर कर दिया जाए बायर को कंप्लीट कस्टडी मिल जाए तो वो एक्चुअल डिलीवरी हो गई। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, तो फिर इस कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में एक्चुअल पोजीशन नहीं मिलता है बायर को और कस्टडी नहीं मिलती है, इसके बावजूद भी मान लिया जाता है कि अब जो गुड्स हैं वो बायर के बिहाफ पे हेल्ड किए गए हैं, रखे गए हैं। पहले सेलर के बिहाफ पे रखे गए थे, अब बायर के बिहाफ पे रखे गए हैं। कोई वेयर हाउस कीपर है, स्टोर का मालिक, गोदाम का मालिक है, वो वहाँ पे सामान पड़े थे, वो सेलर ने रखवाया था, वो उसने सेलर के बिहाफ पे रखा हुआ था। अब बाद में उसका नाम चेंज कर देता है वो, अब वो बायर का नाम कर लेता है, अब वो बायर के बिहाफ पे होल्ड करता है, तो फिर ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई, क्योंकि अब जो वेयर हाउस कीपर है वो ये मान रहा है कि वो बायर के बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई, एक्चुअल नहीं हुई, क्योंकि गुड्स उठ करके उस बायर के पास नहीं गए, जहाँ थे वहीं पड़े थे। लेकिन अब पहले वेयर हाउस कीपर सेलर के बिहाफ पे होल्ड किया हुआ था उसको, अब वो बायर के बिहाफ पे होल्ड किया है, अब बायर उठा सकता है सामान वहां से, अब सेलर नहीं उठा सकता वेयर हाउस से। सिंबॉलिक डिलीवरी, इंस्टेड ऑफ फिजिकल गुड्स समथिंग एल्स इज ट्रांसफर, सामान नहीं ट्रांसफर हो रहा है, कुछ और ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर होता है? कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, जैसे बिल ऑफ लेडिंग है, रेलवे रिसीट है, वेयर हाउस कीज है, डिलीवरी ऑर्डर है, ये सब ट्रांसफर हो रहे हैं। रेलवे रिसीट है, मैं मेरे पास रेलवे रिसीट है, मैंने सेल कर दिया, मैंने रेलवे रिसीट ट्रांसफर किसी दूसरे को दे दी, अब वो व्यक्ति जाकर के उठा लेगा वहां से, तो हमने सामान नहीं डिलीवर किया, हमने वो कागज ट्रांसफर कर दिया, अब वो मालिक हो गया, अब वो एंटाइटल्ड है रेलवे से सामान उठाने के लिए। इसी तरह बिल ऑफ लेडिंग शिप के केस में है, वेयर हाउस कीज है, गोदाम की चाबी है, पहले चाबी मेरे पास थी, उसमें सामान पड़ा था, अब मैंने चाबी किसी और को दे दी, अब वो व्यक्ति खोल के उठा लेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो सामान है या डॉक्यूमेंट है वो बायर को अब एंटाइटल कर दे रहा है कि वो पोजीशन ले सकता है, ठीक है, पोजीशन दिया नहीं गया लेकिन सामान डॉक्यूमेंट दिए गए, लेकिन माना यही जाएगा कि सब गुड्स का पोजीशन दे दिया गया। तो 3 तरह की डिलीवरी है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो प्राइस भी कुछ ना कुछ होगा ही होगा, बिना प्राइस के कैसे हो सकता है, कंसिडरेशन चाहिए, ठीक है। तो प्राइस सेक्शन 2(10) में है, प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। जो भी मनी कंसिडरेशन है ना, हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि केवल मनी के टर्म्स में हो सकता है, पार्टली गुड्स पार्टली मनी चल जाएगा, लेकिन केवल गुड्स के बदले गुड्स नहीं चलेगा, बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा।
तो प्राइस में मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। प्राइस क्या होता है? जो भी पैसे दिए गए बायर के द्वारा सेलर को सामान खरीदने के लिए, वो प्राइस हुआ। प्राइस तुरंत दिया जा सकता है और प्राइस ये भी एग्री कर सकते हैं कि बाद में दे देंगे। प्राइस देना कैसे होगा? लीगल टेंडर मनी, जो भी वैलिड करेंसी है उसमें देना होगा। ये कोई कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, बैंक एफडी भी हो सकता है, एनएससी भी हो सकता है, कुछ भी और भी हो सकता है, लेकिन प्राइस देना होगा। अच्छा, प्राइस असरटेन कैसे करेंगे, कितना प्राइस देना है? ठीक है, सेक्शन 9 में दिया हुआ है। तो प्राइस, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा तो प्राइस फिक्स करने के कई तरीके हैं। या तो कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया जाए इतने रुपए देने होंगे, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया जाए कि इस तरीके से प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा, इस तरीके से प्राइस डिसाइड किया जाएगा। वो केवल तरीका दिया हुआ है, अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। या फिर यूजुअल कोर्स ऑफ डीलिंग है, पार्टीज के बीच में लगातार ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं और एक तरीके से चलते रहते हैं। तो फिर जब अगला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें मान लेंगे जो पहले जो जिस तरीके से हो रहा था वैसे ही इसमें भी होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी तरीका नहीं अप्लाई हो रहा है तो फिर बायर को, सेलर को देना होगा रीजनेबल प्राइस। एक रीजनेबल प्राइस देना होगा। अब रीजनेबल प्राइस क्या है? ये फैक्ट्स ऑफ द केसेस के बेसिस पे डिसाइड होगा, क्या सर्कमस्टेंसेस है, क्या फैक्ट्स है केस के, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। ये एक्ट में नहीं दिया हुआ है, लॉ में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने मोटा मोटी 4 तरीके देखे प्राइस फिक्स करने के, इसको डिटेल में थोड़ा देखेंगे। या तो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली फिक्स्ड है कि इतना रुपए का पैसा दिया जाएगा, इतना पेमेंट किया जाएगा। ए एग्रीज टू सेल इस कार टू बी फॉर 50,000 रुपए, तो यहाँ पे एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि 50,000 रुपया दिया जाएगा, वो प्राइस हो गया, ठीक है। अच्छा, ये प्राइस कोई एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। ये 50,000 की कार, ये जो कार है 50,000 की, अगर केवल 5 रुपए में भी करता हो, लिखा होता कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो 5 रुपए में भी बेची जा सकती है। एडिक्वेट होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि सिंगल प्राइस दिया होना चाहिए। अगर 2 अल्टरनेटिव प्राइस दिया हुआ है, या तो ये प्राइस, या तो 50,000 या 80,000, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वो माना नहीं जाएगा, ठीक है। सेकंड तरीका है प्राइस फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद मैनर प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस तो नहीं दिया हुआ है कि इतना रुपए तो नहीं लिखे हुए, लेकिन ये दिया हुआ है कि इस तरीके से प्राइस का निर्धारण किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। अमाउंट का निर्धारण जो है ये बाद में होता है, जो भी प्रेस्क्राइब तरीका है उसके हिसाब से। तो एग्जांपल से देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई दैट प्राइस विल बी द अमाउंट फिक्स्ड बाय द वैल्यूअर और द मार्केट प्राइस ऑफ दोस गुड्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट और रेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑन अ पर्टिकुलर। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ये जो वैल्यूअर प्राइस फिक्स करेगा उतने पे हम लोग उतना पे प्राइस देना होगा, या फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज रेट फिक्स करेंगे वो प्राइस देना होगा इस तारीख को जो रेट फिक्स करेंगे, या फिर जो उस तारीख को, पर्टिकुलर तारीख को जो मार्केट रेट होगा वो देना होगा। अच्छा, इसमें मान लीजिए ये दिया हुआ हो कि 2 तरीके दिए हुए हो, या तो ऐसे डिटरमाइन कर लेंगे या वैसे डिटरमाइन कर लेंगे, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, वो नहीं माना। दूसरी बात, अगर ये दिया हो कि केवल एक पार्टी डिसाइड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट में ये दिया हुआ हो इस तारीख को एक पार्टी, दोनों पार्टियों में से एक पार्टी डिसाइड करेगी प्राइस, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। और या फिर ऐसा दिया हुआ हो कि प्राइस वो होगा जो कि एक थर्ड पार्टी डिसाइड करके बोलेगी, ठीक है। वो जो डिसाइड करेगी, थर्ड पार्टी ऑफर करेगी सेलर। जैसे ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि प्राइस वो होगा जो इस पर्टिकुलर डेट को एक थर्ड पार्टी ऑफर करती है सेलर को, वो प्राइस होगा, तो ये भी नहीं माना जाएगा। मार्केट प्राइस चलेगा जो मार्केट में चल रहा है, ठीक है। वैल्यू ने डिसाइड किया जो रेट वो चलेगा, लेकिन एक थर्ड पार्टी डिसाइड करके बताएगी कि ये अमाउंट होगा, वो नहीं चलेगा। वो थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी और ऑफर करेगी सेलर को कि मैं इतना में खरीदूंगा,
तो वो अगर ऐसा प्रावधान लिखा हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में तो वो नहीं बनेगा। थर्ड ये है कि प्राइस डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। दो पार्टीज के बीच में डीलिंग चलती रहती है, उसके बाद एक और नया कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कुछ प्राइस के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो फिर वो जो जिस तरीके से डीलिंग चलती रहती है वैसे ही माना जाएगा नया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो पहले से ही एग्री कर गए हैं कि हमारा प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा। ठीक है, तो फिर हर बार उनको प्राइस के लिए मेंशन करना जरूरी है। अच्छा, ए सेलर है, बी बायर है, और वो दोनों सिल्वर आर्टिकल्स खरीदते बेचते हैं। ठीक है, और वो काफी समय से खरीदते बेचते हैं। कैसे खरीदते बेचते थे? ऑर्नामेंट्स को उसका वेट करा लेते थे, और जो भी उस दिन मार्केट रेट था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, और उसके बाद 25% रिडक्शन लगा देते थे। ठीक है, इस तरीके से करते थे। तो इस तरीके से बी पैसे देता था ए को। अब कोई फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें भी सेम तरीका लगाया जाए। अगर ऊपर के तीनों मेथड सप्लाई नहीं हो रहे हैं तो फिर एक रीजनेबल सम देना होगा। रीजनेबल सम क्या होगा, ये फैक्ट्स ऑफ द केस पे निर्धारित होगा, डिपेंड करेगा। तो फिर इसके बाद एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन सेक्शन 10 में दिया है। इसमें है कि अगर थर्ड पार्टी वैल्यूअर से ये डिसाइड हुआ है कि थर्ड पार्टी जो वैल्यूएशन करेगी उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड होगा, तो उसमें कई सिनेरियो हो सकते हैं। थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन कर दिया तो जितना उसने वैल्यूअर ने डिसाइड किया है वो वैल्यू होगा। ठीक है, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन या तो कर नहीं पाती है या कर नहीं रही है। ठीक है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ये डिसाइड हुआ था कि थर्ड पार्टी की वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस डिसाइड होगा, प्राइस फिक्स होगा। तो उसने अगर थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन कर दिया तो जो उसने वैल्यूएशन किया है वो प्राइस होगा। अगर उसने वैल्यूएशन नहीं किया या फिर कर नहीं पा रहा है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा है क्योंकि कुछ गलती है बायर या सेलर की तरफ से, तो जो जिसकी गलती है उससे दूसरी पार्टी अपना डैमेज वसूल कर सकती है। और अगर वैल्यूअर वैल्यूएशन नहीं करता है और या तो पूरा सामान या फिर सामान का कुछ हिस्सा बायर को दे दिया गया, उसका पोजीशन दे दिया गया है और उसने उसको यूज कर लिया बायर ने, ठीक है, कंज्यूम कर लिया, तो फिर बायर की ड्यूटी है कि वो एक रीजनेबल सम देगा उस सम का, उस गुड्स का जो उसने यूज कर लिया है। यही सेम चीज अभी हम लोग ने पढ़ी, वो डायग्राम के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कैसे कैसे प्राइस फिक्स होंगे। वैल्यूअर को वैल्यूएशन करने के लिए कहा गया है तो क्या सीन होगा। अच्छा, समय के विषय में भी तो कुछ प्रावधान हो सकते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में। तो सेक्शन 11 में दिया हुआ है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी ऑफ एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कब पेमेंट आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एसेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें फ्यूचर डेट भी डिसाइड की जा सकती है और काफी आगे की डेट भी डिसाइड कर सकती है। तो फिर लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड कर लिया जाए कि समय से देना होगा तब फिर वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है या नहीं। अच्छा, कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं सेल और एग्रीमेंट टू सेल में। तो ओनरशिप ट्रांसफर सेल में तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, भले डिलीवरी ट्रांसफर ना हो, बाद में ट्रांसफर होती है जब टाइम खत्म हो जाए या फिर कंडीशंस फुलफिल हो जाए। एक लैटिन टर्म है जस इन रेम वर्सेस जस इन पर्सोनम। सेल से जस इन रेम क्रिएट होता है, इसका मतलब होता है बायर इज एंटाइटल्ड टू एंजॉय द गुड्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। बायर को पूरा अधिकार मिल गया कि वो गुड्स को एंजॉय कर सकता है पूरी दुनिया के अगेंस्ट। ठीक है, और एग्रीमेंट टू सेल में जस्ट इन पर्सोनम कि बायर और सेलर के पास राइट्स मिल जाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट अगर वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करते हैं। अभी गुड्स को एंजॉय करने का अधिकार नहीं मिला बायर को, लेकिन बायर और सेलर को एक दूसरे के अगेंस्ट राइट्स मिल गए। रिजल्ट ऑफ ब्रीच बाय बायर, अगर सेल के केस में बायर नहीं पे करता है तो सेलर के मुकदमा करके प्राइस और डैमेजेस ले सकता है। हो सकता है गुड्स सेलर के पास ही हो तब भी वो मुकदमा कर सकता है क्योंकि मालिकाना हक ट्रांसफर कर चुका है। इस केस में एग्रीमेंट टू सेल में केवल वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है अगर बायर कुछ बदमाशी करता है, तो टर्म्स कंप्लाई करने से मना कर देता है। अगर बायर के पास पोजीशन आ गया है तब भी केवल डैमेजेस ही क्लेम होंगे क्योंकि बायर अभी ओनर नहीं बना है। ठीक है, रिस्क ऑफ लॉस, अगर गुड्स को लॉस हो जाता है ओनर के पास गुड्स, ओनर को ही लॉस बियर करना होता है। बायर के पास चला हो गया सामान और ओनर बन गया है, हो सकता है तो बायर को ही बियर करना होगा लॉस अगर कुछ हो जाता है। हो सकता है गुड्स ओनर के पास ही पोजीशन पड़ा हो लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो बायर को, तो भी लॉस बायर को ही बियर करना होगा। एग्रीमेंट टू सेल में अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है
इसलिए सेलर को लॉस बियर करना होगा। हो सकता है गुड्स का पोजीशन बायर के पास चला गया हो, लेकिन तब भी लॉस सेलर को ही बियर करना होगा, क्योंकि ओनरशिप अभी सेलर के पास है, ट्रांसफर नहीं हुई है। रीसेल का राइट्स क्या है? जो गुड्स का मालिकाना हक बायर को ट्रांसफर हो गया है, तो अब सेलर फिर से नहीं बेच सकता उस सामान को, अब बायर ही रीसेल कर सकता है। अच्छा, गुड, तो अभी एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, सेलर के पास ही ओनरशिप है, तो सेलर उसको रीसेल कर सकता है किसी दूसरे को। सेल और हायर परचेज के बीच में क्या डिफरेंस है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल के केस में तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, हायर परचेज के केस में जब सारे इंस्टॉलमेंट्स पे कर देगा बायर तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। हायर परचेज का मतलब इंस्टॉलमेंट्स में किसी ने खरीदा है, तो जब सारे इंस्टॉलमेंट्स बायर पे कर देगा तब वो हायर परचेज में तब ट्रांसफर होगी। पोजीशन ऑफ बायर, बायर जो है वो गुड्स का ऑनर हो जाता है। हायर परचेज के केस में बायर जो है, हायरर जो है वो बेली होता है, वो किसी दूसरे के बिहाफ पे होल्ड किया होता है सामान को, जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे न कर दे। अगर बायर इंस्टॉलमेंट हो जाए तो उसका रिस्क कैसे बेयर होगा? अगर बायर ने ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई सेल के केस में, लेकिन बायर ने पेमेंट नहीं किया और वो इंस्टॉलमेंट हो गया, तो अब सेलर को लॉस बियर करना होगा। हायर परचेज के केस में अगर सारे इंस्टॉलमेंट नहीं किया है हायरर और वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है, तो जो ओनर है, सेलर है, वो अपने सामान वापस उठा सकता है। राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, हायर के पास कोई अधिकार नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे, उसको प्राइस पे करना ही होगा क्योंकि उसको ओनरशिप मिल चुकी है। हायर, इसमें हायर परचेज में हायरर जो होता है सामान वापस कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट की तो मिड में भी, बीच में भी, और बाकी इंस्टॉलमेंट वो ना दे, ठीक है, ये अधिकार है उसका, तो सामान वापस। सेल बाय बायरर ऑब्लिक हायरर, जो बायर है वो उसके पास पूरा अधिकार है सेल के केस में कि वो सेल कर दे। हायरर के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो सेल कर दे, क्योंकि वो ओनर नहीं बना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद ही वो ओनर बनेगा, इसलिए वो सेल नहीं कर सकता है। सेल और बेलमेंट में क्या अंतर है? जैसे किसी टेलर को कपड़े दिए गए सिलने के लिए तो वो बेली है, ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो टेलर ओनर नहीं हो जाता कपड़ा का, उसका काम है उसको उस पर कुछ वर्क परफॉर्म करके वापस कर देना। मैंने दिया तो मैं बेलर हूँ, वो उसने लिया तो उसको बेली है, ठीक है। तो सेल और बेलमेंट में क्या अंतर है? सेल में मालिकाना हक ट्रांसफर हो जाता है, इसमें मालिकाना हक ट्रांसफर होने का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। बेलमेंट में वो किसी एक पर्पज से दिया जाता है उसको, जैसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सिलने के लिए, कुछ वर्क परफॉर्म करने के लिए, मालिकाना हक कभी ट्रांसफर नहीं होता इसमें। गुड्स वापस करने के संबंध में क्या है? सेल के केस में बायर कभी वापस नहीं करता गुड्स, तो खरीद की ओनर हो गया है। बेलमेंट के केस में बेली वापस करेगा गुड्स जब उसका पर्पस फुलफिल हो जाए, कपड़े सिल गए या जो भी है। कंसिडरेशन, ये एक प्राइस के लिए होता है, सेल जो होता है प्राइस के लिए होता है, और बेलमेंट ग्रेचुइटस भी हो सकता है, वो समाज सेवा के तौर पे भी हो सकता है और पेमेंट पे भी हो सकता है। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क, जो डिफरेंस है सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क ऑफ लेबर, सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क में क्या अंतर है? इसमें गुड्स इन्वॉल्व होते हैं सेल में, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क में इन्वॉल्व होता है कुछ सर्विस इन्वॉल्व होती है, गुड्स का ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो अब जिससे इसको एग्जांपल से देखेंगे। ए एग्रीज टू पेंट अ पोर्ट्रेट फॉर बी, ए यूजेस हिज ओन कैनवास पेंट एक्सेट्रा, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क। ए ने ए पेंट कर रहा है, पिक्चर पेंट करके देगा बी को, और उसमें वो अपना खुद का कैनवास लगाएगा, खुद का पेंट लगाएगा। ये गुड्स नहीं ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ये सर्विस ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि मेन चीज है पेंटिंग का स्किल। वो गुड्स के पैसे नहीं लेगा, केवल गुड्स के पैसे नहीं लेगा, मेनली वो अपनी स्किल के पैसे ले रहा है। तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क है, ये सेल नहीं है, ठीक है। अगर ये एग्री करता है कि हम अपनी कार बेचेंगे इसको रिपेयर कराने के बाद, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। हालांकि इसमें कुछ सर्विस का एलिमेंट इन्वॉल्व है क्योंकि रिपेयर कराना है, लेकिन मेन एसेंस है कार बेचना, न कि रिपेयर बेचना, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, न कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट। और ये पेंटिंग वाला में देखा, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनसे गुड्स का टाइटल मिल सकता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 में दिया है। जो जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है वो
अधिकार देता है गुड्स की कस्टडी लेने का, गुड्स का पोजीशन लेने का। जो भी अथॉरिटी वो डॉक्यूमेंट इशू करती है वो ये अधिकार देती है कि जो भी व्यक्ति ये डॉक्यूमेंट लेके आएगा उसको हम सामान दे देंगे। वो डॉक्यूमेंट ही ओनरशिप का प्रूफ है। आपका ओनरशिप चेक करने वो अथॉरिटी वो चेक नहीं करेगी कि आप ओनर है कि नहीं। आप डॉक्यूमेंट लाए तो हम मान लेंगे कि आप ओनर है, ठीक है, और आपको पोजीशन दे देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट जो होता है ये पोजीशन लेने का अधिकार देता है, और ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल भी होता है। ये डॉक्यूमेंट किसी और को दे दिया जाए तो अब वो पोजीशन ले सकता है, ठीक है। या तो उसमें लिख दिया जाए या सीधे ऐसे ही पकड़ा दिया जाए। लिख दिया जाए कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट को, या फिर कुछ ना लिखा जाए, ऐसे डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया जाए, अब वो व्यक्ति डिलीवरी ले सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति को ट्रांसफर किया गया है उसके राइट्स थोड़ा कम होते हैं, और जिसने ट्रांसफर किया है उसके राइट्स थोड़े ज्यादा होते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, इसमें थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, ठीक है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल क्या होता है? जैसे एक शेयर सर्टिफिकेट होता है, उस डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है। लिखा होता है शेयर सर्टिफिकेट में कि ये पर्टिकुलर पर्सन ओनर है, इसमें ये पर्टिकुलर पर्सन ओनर है, जिसमें जो सामान लिखा हुआ है उसका ओनर है, जो शेयर है उसका ओनर है। लेकिन ये शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। केवल उस पर लिख करके और डिलीवर कर दें किसी दूसरे को तो वो ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल को ट्रांसफर करना है तो उसकी प्रॉपर प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये नहीं कि सिंपली उठाया शेयर सर्टिफिकेट दे दिया और वो दूसरा व्यक्ति ओनर हो गया। उस पर लिख देंगे, एंडोर्समेंट कर देंगे, तब भी वो व्यक्ति ओनर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।